को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th जो कल क्या यानी कि जो 20 फरवरी 2025 को जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है क्या है सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है। इस सोशल साइंस के एग्जाम में आप सभी को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गेस क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट होगा कि जो भी क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है और आपको हम विद प्रूफ दिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज ही के एग्जाम में, आज संस्कृत का एग्जाम था, जिनका भी संस्कृत का एग्जाम होगा आप किसी भी शिफ्ट का देख लीजिए, दोनों शिफ्ट में फर्स्ट या सेकंड का हम यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन गेस किए थे आप हमारे सॉरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने गेस किया था वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं, अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, देखिए हमारे छात्र का यानी कि जो हमारा स्टूडेंट था उस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या एक लाइन से वो क्वेश्चन को बनाया है और सारा क्वेश्चन को टिक भी किया है, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पहले ही बता रखा था और यही क्वेश्चन सब आया उनको, ठीक ना। तो क्या है कि इस प्रकार यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी सारा क्वेश्चन बने तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज सोशल साइंस का एग्जाम जो कल होने वाला है, इस एग्जाम में आप क्या है कि पूर्ण रूप से सारा क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसा कि आज संस्कृत में हुआ है, आपको हम दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि आला साला में आग लगाई गई थी क्यों, मूर्ख किसे कहा जाता है, भारत भूमि किससे तो रचित है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, विद्वान मृत्यु कैसे पारित करते हैं, आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, घर कहाँ था और कैसे था, ये सारी बातें का हम लोग क्या है कि इससे वर्णन किए हैं। देख सकते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, पहला एक क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ है नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए इस प्रकार के हमने सारा क्वेश्चन दिखाया है कि आलस साला में किसका वर्णन है, ये हमने बताया। आलस साला पाठ आधार बताइए कि आलस्य कौन होता है, भारत में पाठ, ये सारी बातों को हमने दिखाया है। और जितना भी एक एक करके देखिए कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये सभी बातों को हमने दिखा है और सभी वहां पर क्या हुआ है आपको पूछा भी गया है। आप एक एक करके इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं हमारे क्या है जो हमारे आगे का क्लास है उस क्लास को देख कर, ठीक ना। एक और चीज हम दिखाते हैं आपको, जो हमारे क्या यहाँ पर जो यहाँ लिखा था अधोलिखित एक विषय का करना है, अनुच्छेद लिखा आता है। यहाँ पर दिया था पुस्तकालय, वेदवाणी, संस्कृत भाषा, वृक्षारोपण, संस्कृत, सरस्वती पूजा और क्या बसंत उत्सव। देखिए तो सरस्वती पूजा के बारे में हमने कई बार पढ़ाया था, आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद बताया, रात में हमने इसको बताया था और आज इसका एग्जाम में पूछा गया था आप लोग को फर्स्ट शिफ्ट में कि क्या है माघे मास से शुक्ल पक्ष में पंचतीर्थ हो, ये सारा क्या है पूछा गया था। आप लोगों को पता होगा संस्कृत के बारे में, 7 नंबर आपको यहाँ से मिला था। और सारी जो है जितना भी क्या है सब क्वेश्चन क्या है आपको हमने यहाँ बताया था और वही सब क्वेश्चन क्या हुआ कि आपको यहाँ पूछ दिया गया था, ठीक है। तो वही प्रूफ हमने दिखाया किस प्रकार जो संस्कृत में पूछा गया क्वेश्चन जो हमने बताया, उसी प्रकार अभी क्या है कि संस्कृत की सफलता के बाद आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारा क्या है ये सोशल साइंस का है। तो आप लोग इसको आप देखिएगा, ठीक है। हम सारा का आंसर बताएंगे, आप लोग चुपचाप सुनते जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग क्या केवल आप लोग क्वेश्चन देखना है, बाकी जो हम लघु उत्तरीय का है सारा काम को करने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले सभी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि दल बदल कानून क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दल बदल कानून क्या है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक ना। चलिए दल बदल कानून क्या है। ये जो दल बदल कानून है इसके बारे में आप लोग को पता होगा सॉरी यहाँ क्या है, भारत एक क्या है बहुराष्ट्रीय बहुदलीय लोकतांत्रिक राष्ट्र है। निर्वाचन प्रतिनिधि क्या करता है अपने हित के लिए अन्य किसी कारणवश क्या होता है अपने दल को छोड़ करके अन्य दल में मिल जाते हैं, उस समय क्या करते हैं दल बदल कानून करते हैं। क्या होता है कि निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व होता है, जो प्रतिनिधि होता है, क्या होता है जिस पार्टी से वो जीतते हैं उस पार्टी को छोड़ करके जो क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत इच्छा के लिए या अपने क्षेत्र के लाभ के लिए या अपने जनता के लाभ के लिए क्या करते हैं, वो अपने किसी वास्तविक लाभ के लिए करता है कि वो अपने पार्टी को छोड़कर क्या होता है दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाता है, क्या होता है यह दल बदल कानून कहलाता है। यह कानून जो है वर्ष 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार में लाई गई थी। ये जो कानून है इसी कानून को दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग तेज देखेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे हम संपूर्ण क्या है यहाँ पर जो सोशल साइंस है उसको देखने का कार्य करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा है सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर देना कहता है। भारत में केंद्र व राज्य के मध्य क्या सत्ता का विभाजन, इसका उदाहरण देखिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि सत्ता केवल एक जगह पर केंद्रित न रखा, ठीक ना। सत्ता क्या होता है कि विभिन्न स्थानों पर विभाजित करने का सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे मान लीजिए ये क्या है केंद्र है और यहाँ
क्या है, फिर राज्य है, क्या है, राज्य है, और उसके क्या पंचायती स्तर है, तो क्या है, पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, मतलब शक्ति यहाँ भी है, शक्ति यहाँ भी है, तो क्या होता है, ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक ना। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या, देखिएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सत्ता के आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाजों को नियंत्रित रखना तथा सरकार एवं क्या है, सरकारी मुलाजिमों के कार्यों को सार्वजनिक करना। राजस्थान में जिसमें क्या सरकार ने 1994 में, देखिए बात क्या है, सूचना का अधिकार आंदोलन है क्या था, तो इसमें क्या होता है कि सरकारी कामकाजों के अंदर, जैसे सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज चल रहे हैं उस कामकाज को क्या है, आम पब्लिक तक पेश करा गया था, सूचना का अधिकार आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन क्या हुआ था कि इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ था, सबसे पहले राजस्थान सरकार में 1994 में क्या है कि इसको, और 1996 में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। आंदोलन दबाव सरकार क्या होता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को संशोधित कर पंचायत में दबाव में सरकार राजस्थान का क्या था, अपने आप क्या कहता है, वर्ष 1996 में दिल्ली में सूचना का अधिकार आंदोलन को लेकर क्या किया था, एक नया अधिनियम पारित किया था। लास्ट में क्या होता है कि 2005 ईस्वी में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने का क्या हुआ था, इस अधिनियम को हम लोग जानते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन से जानते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को, आम जनता क्या होता है कि सरकार में चल रही, सरकारी दफ्तरों में रही मुलाजिमों का क्या होता है, आम पब्लिक को जानकारी मिल पाती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किए गए शासन है कैसे। यह किसने कहा था, तो सबसे पहले जान लीजिए, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्यों कहा था, देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किए गए शासन कैसे है, ठीक ना। तो देखिए लोकतंत्र क्या होता है, एक जनता के द्वारा जनता पर शासन है, ठीक है, कैसे है, तो हम जानते हैं कि एक हमारे ही बीच से क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या होता है चुन करके जो प्रतिनिधि के रूप में चुनाते हैं, और हमारे वोटों के पास क्या होता है, वो हमारे द्वारा मतदान होने के बाद क्या होता है, जब चुनाते हैं तो वो सरकार में जाते हैं, सरकार में जाकर क्या होता है कि हमारे ऊपर शासन करते हैं, और क्या होता है जनता के द्वारा जनता का शासन है, मतलब क्या होता है कि आम जनता ही था, वो व्यक्ति हमारे द्वारा चुना गया, सरकार में गया और हमारे ऊपर शासन करता है। कौन का शासन करता है, तो हमारे ही बातों को हमारे प्रतिनिधि रखता है, इसलिए क्या है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है, ठीक ना। आइए अगला, किसने कहा था ये साथ, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक ना। आइए राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल क्या होता है, इसके बारे में देखिए क्या है। राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल लोकतंत्र में व्यवहारिक पक्ष और अमली जामा पहनाने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों की एक ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति करना, अर्थात इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्यकाल को पूरा करना। मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल का परिभाषा यह होता है कि राजनीतिक दल क्या है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो क्या करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता पाना, और सत्ता में जाकर होता है आम जनता का काम करना, और सरकार के पावर को अपने हाथों में रखना होता है, राजनीतिक दल कहलाता है, ठीक ना। आइए संघ राज्य का अर्थ बदलाइए। देखिए संघ राज्य हमने बताया था कि संघ राज्य का अर्थ क्या होता है, जिसमें क्या हो कि केंद्र होती है, और केंद्र के पास क्या होता है, सर्वोपरि पावर होती है, उसके नीचे क्या होता है, अलग अलग राज्य होते, क्या होता है, अलग अलग राज्य होती है। मतलब क्या हो कि जिसमें केंद्र सर्वोपरि होती है और अलग अलग उससे क्या होता है, अभिन्न अंग कोई राज्य होती है, और इस प्रकार से शासन कराते क्या कहते हैं, संघ राज्य कराते हैं। मतलब क्या हो कि एक ऐसी शासन व्यवस्था लोकतंत्र में केंद्र के पास संपूर्ण पावर होती है, और उसके कुछ पावर क्या होती है कि राज्य के पास भी होती है, इस तरह क्या कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा राजनीतिक विज्ञान था ये खत्म होता, मतलब कह सकते हैं कि सिविक्स खत्म हुआ। अब क्या है, सिविक्स का यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा और याद करके जाइएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन बनेगा। काहे हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन जब बताएंगे तो ये दीर्घ उत्तरीय है, और क्वेश्चन बताने में क्या होगा कि आपको टाइम अधिक लगेगा और वीडियो लंबा होगा, इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं। चलिए हम देखते हैं अगला क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न किसका, हमारी अर्थव्यवस्था। तो हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, और पहला ही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा ने इसकी कठिनाई को किस प्रकार दूर कर दिया। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा ने इसकी कठिनाई को कैसे दूर कर दिया। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, हम जानते हैं कि जिस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो हमारे प्राचीन समय में वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था कि एक वस्तु यदि आपको चाहिए तो उस वस्तु क्या होता था, दूसरे वस्तु आपको देना पड़ता था, और उसके बदले
आपको दूसरा वस्तु मिलता था। इसी को मतलब क्या फेरबदल करने का तरीका क्या कहते हैं लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। और ये पौराणिक प्रथा है, और जिसको क्या है कि मुद्रा मतलब क्या पैसा आने से होता है, इस कठिनाई को दूर कर दिया गया। और एक वस्तु के उचित मूल्य क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को खरीद सकता है, मुद्रा को आने से क्या होता है, ये समस्या पूर्ण रूप से दूर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य को बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। मतलब क्या है कि हमारे देश में जितना भी वस्तुएं बन रही है, उस वस्तु का विभिन्न रूप से क्या है कि उसको राष्ट्र स्तर पर मतलब क्या होता है कि राष्ट्र पर लाना और उसका विकास करवाना, विभिन्न तरीके से विकास करवाना क्या होता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे देश की गरीबी को दूर करना, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को दूर करना, हमारे देश के बेरोजगारी को दूर करना, और हमारे देश के जो औद्योगिक नीति है उसको बढ़ावा देना। ठीक ना, ये क्या होता है, आर्थिक नियोजन होता है। ठीक ना, अगला है कि स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं, ये ग्रामीण विकास प्रकार सहयोग किस प्रकार करना। ठीक ना, तो स्वयं सहायता, देखिए स्वयं सहायता समूह जो होता है इसमें क्या है कि प्राय महिलाओं का यह समूह होता है। इसमें क्या है 15 से 20 सदस्यीय अनौपचारिक समूह होते हैं जो अपने आर्थिक क्रियाओं की बचत करती है। फिर बैंकों से लघु ऋण क्या करते हैं, सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। इनके द्वारा विकास गतिविधि चलती है और गाँव के विकास क्या होती है, सशक्तिकरण मिलती है। इससे क्या होती है, जो स्वयं सहायता समूह क्या होती है, इससे ग्रामीण विकास अधिक होती है। इससे 15 से 20 महिलाओं का समूह होती है, जिसमें क्या होता है कि आपसी समूह बनाया जाता है और बैंकों से लघु ऋण दिया। क्या होता है कि अपने आप लोग जानते हो जीविका के बारे में, जो जीविका दी क्या होती है, ग्रामीण बैंक से क्या करते हैं, बिहार ग्रामीण बैंक से क्या करते हैं कि लोन लेते हैं और अपने आजीविकाओं को चलाने का कार्य करते हैं। ठीक ना, तो क्या कहलाता है, यही है स्वयं सहायता समूह। एक चीज आप लोग को और देखना है कि एक क्वेश्चन व्यावसायिक क्वेश्चन देखिए आप जो होता है देख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का विवेचना करें। ये इसी पार्ट का क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य का विवेचना करें। ये क्वेश्चन भी आपको देख करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण का सीधा अर्थ है कि वैश्वीकरण जो होता है, देखिए आप लोग इसको अलग अलग तरीका से जो इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया क्या होता है कि जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समन्वय एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं की सेवाओं को, प्रौद्योगिकी पूंजियों को, श्रम, मानवीय पूंजी की निर्बाध प्राप्त हो सके। ठीक ना, मतलब वैश्वीकरण वो होता है जो क्या होता है कि अलग अलग देशों क्या होता है, जो बने उत्पाद को एक राष्ट्र स्तर पर लाना, वैश्विक स्तर पर लाना, और एक देश दूसरे देश का आयात या निर्यात होता रहे, इसी क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि सभी देशों का निर्यात आयात होता रहता है, तो जो व्यापारिक कार्य होता है क्या होता है, बना रहता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है उपभोक्ता शोषण। क्या है, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 कर्म का विवेचना कीजिए। देखिए उपभोक्ता शोषण का किन्हीं 4 कर्म पूछ रहा है, तो उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या होता है, 4 गो। तो उपभोक्ता की अज्ञानता क्या है, उनको क्या है, उपभोक्ता को अज्ञानता। दूसरा क्या है कि उपभोक्ता में आपस में एकजुटता का अभाव। जो ग्राहक होते हैं उससे क्या होता है कि आपस में एकजुटता नहीं होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ कम पैसा में कुछ सामान क्या होता है, वो चुप हो जाते हैं, और क्या होता है जो दुकानदार होते हैं उनके बारे में क्या होता है, किसी प्रकार आवाज उठाते हैं। अगला है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के अज्ञानता, मतलब क्या उनको अपने अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेना। मतलब क्या है, जो हमारा रिटेल प्राइस होता है, जो रिटेल प्राइस होता है उससे कहा जाए, मतलब जो हमारा सबसे अधिकतम मूल्य होता है, उस मूल्य से बढ़ा क्या होता है, पैसा लिया जाता है। ऐसा आप लोग देखते हुए। ठीक है, क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण इस प्रकार से होता है, और उस वस्तु के बारे में जानकारी न देना भी करता है, उपभोक्ता शोषण ही कहलाता है। ठीक है, आइए अगला है कि आय से आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, आय से आप क्या समझते हैं। आप लोग यहाँ पर आय का मतलब, आज हमारे जो टुडे आप लोग अंग्रेजी इसको बोलते हैं, यहाँ पर आय का मतलब वो नहीं होता है। आपको पता होगा कि आय का मतलब क्या होता है, हम इसे ही बोले हैं कि आय क्या होता है। देखिए आय का अर्थ यहाँ पर क्या है, इनकम से, कि आय होता क्या है यह आप लोग को भी पता होगा, तो बताइएगा कि आय क्या होता है। और अगर आप लोग के एग्जाम में आता है कि आय क्या है, तो आप लोग क्या है पूर्ण रूप से इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। देखिए आय क्या होता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आय जो होता है, आय से आप क्या समझते हैं, यहाँ बताया था किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप जब किसी व्यक्ति को उसका पारिश्रमिक मिलता है, क्या होता है, वही आय कहलाता है। मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार कार्य करती है, वो मानसिक कार्य हो सकता है, शारीरिक काम हो सकता है, या किसी प्रकार जब वो कार्य करता है, क्या होता है, उस व्यक्ति को कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, मतलब क्या, उसका जो रोजाना मिलता है, उसी रोज क्या कहता है, आय के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय भी आप लोग जानते होंगे, जो क्या होता है, जो एक व्यक्ति संपूर्ण क्या होता है वर्ष कमाती है, उसी का कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अगला है
हम लोग देखते हैं फिर से क्या है, लघु उत्तरीय किसका, भूगोल का। यह हमारा ज्योग्राफी का, भूगोल का क्या होगा, लघु उत्तरीय है। आप लोग सुनिएगा, ये सारी क्वेश्चन का अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे ताकि क्या होगा कि आपको कम समय में क्या होगा कि सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक ना। जितना आपको लिखना है वो बता देंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्रांति है, हरित क्रांति। आपको पता होगा कि कृषि जगत में क्या है, एक महान परिवर्तन के लिए क्या है, हरित क्रांति को लाया गया था। और हरित क्रांति के बारे में आप लोग भली बात क्या है, इससे परिचित भी होंगे। तो हम लोग बात करने वाले अभी क्या है, हरित क्रांति के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि हरित क्रांति क्या है। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि इस क्रांति के तहत क्या होता कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ये आप लोग को भी पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति। देखिए क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है। तो देखिए भारतीय कृषियों में क्या क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों के फसल लाकर कृषि सिंचाई सुविधा, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के, रासायनिक खाद्य उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा था। क्या अच्छा उत्पादन होने लगा था। इसी के कहते हैं हम लोग भारतीय कृषि अब सहारा नहीं है, बल्कि मतलब क्या हमारा कृषि क्या है, किस प्रकार से विकास हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग। कहते हैं इसी अचूक परिवर्तन क्या कहते हैं हम लोग, भारतीय कृषि के हरित क्रांति के नाम जानते हैं। इस क्रांति में मुख्यतः गेहूं की फसलों क्या है योगदान मिला था और उसका मूलभूत क्या है विकास हुआ था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा था। देखिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है कि जो लौह खनिज होता है, क्या होता है, किसी भी उद्योग को निर्माण करने के लिए सबसे पहले उस फैक्ट्री में लोहा की आवश्यकता पड़ती है, या किसी मशीन को बनाने के लिए लोहा की आवश्यकता पड़ती है। तो लौह इस्पात उद्योग होती है, किसी भी उद्योग को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले लोहा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं लौह उत्पाद उद्योग क्या है, एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहा है कि बिहार की कोई 2 जल विद्युत परियोजना का नाम लिखना है। तो आइए बिहार के 2 जल विद्युत परियोजना का हम लोग जानते हैं। बिहार के 2 जल विद्युत परियोजना कौन कौन सा है, किस जिला में है, इस सारी बातों को इसमें देखेंगे, ठीक है। आइए बिहार में 2 जल विद्युत परियोजना के बारे में जाने तो क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में 2 जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित है। पहला क्या है, पश्चिम सोन नहर जल विद्युत परियोजना, जो क्या है, जो डेहरी के में सोन नहर पर बनी हुई है, जो रोहतास जिले में क्या है, रोहतास जिला में है। रोहतास में क्या है तो डेहरी में क्या है, सोन नदी पर बना हुआ क्या है कि जो हम लोग जिसका नाम है डेहरी सोन नदी परियोजना के नाम से जानते हैं, कहाँ है तो रोहतास जिला में। अगला है कि कटैया जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये कटैया नदी के जो है ना कहाँ है, यह कोसी के सहायक नदी है। कौन सा, कटैया, जो सुपौल जिला में है, और इसको कटैया जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगला है कि बिहार के किन भागों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्यों होती है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि बिहार में संपूर्ण भूभाग क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार की जो कृषि है मानसूनी कृषि है, और बिहार पर केवल 46% भूभाग क्या है सिंचाई हो पाती है, और क्या है कि पूरे भूभाग पर क्या है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अतः क्या है कि कह सकते हैं कि बिहार के संपूर्ण भूभाग क्या है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्या है बिहार कृषि मानसूनी कृषि है, ठीक ना। आइए अगला है कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। देखिए कृषि जो होता है क्या होता है, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में बताइए। देखिए शुष्क कृषि जो होता है, शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहाँ क्या होती है वर्षा लगभग 5 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। एक होता है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि यहाँ होता तो आर्द्र कृषि क्या होता है कि वैसा कृषि जहाँ क्या हो वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर से क्या हो, जिस क्षेत्र में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर का होता है अधिक हो, उसे हम लोग आर्द्र कृषि कहते हैं, ठीक ना। अगला है सर क्या कि जल संकट क्या है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग यूं ही उड़ा देंगे कि जल संकट क्या है। हम जानते हैं कि जल है तो क्या है, हम है, जल है तो हम है। और जल संकट क्या होता है हम जानते हैं कि जल एक समापय संसाधन है। क्या है, जल एक समापय संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका एक सीमित तरीका से प्रकृति में क्या हमें दिया गया है, और इसे हमें सीमित तरीका से यूज करना है। अगर जल का हम निर्विरोध क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, बहाया करेंगे, और जल का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, जल एक दिन समाप्त हो जाएगी। और इसलिए क्या है, जल को हम कह सकते हैं जल संकट समय हो सकती है। जब व्यक्ति को पीने के लिए पानी देना जाएगा क्या होगा कि इसलिए क्या व्यक्ति को जिस प्रकार अभी डीजल पेट्रोल हमें क्या पेट्रोल पंप पर मिलती है, उसी प्रकार क्या होगा जल क्या होगा हमें पेट्रोल पंप मिलेगा। इसलिए हम जल को हमें समय पर क्या है रक्षा करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है आपदा प्रबंधन। ये भी देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा क्या होता है इसके बारे में देखिए। देखिए आपदा जो है
प्राकृतिक आपदा मानव क्या होता है, प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है क्या होती है कि यह आपदा प्रकृति के द्वारा आती है, जिसमें क्या होता है इस आपदा को हम क्या कर सकते हैं, केवल हम लोग क्या करते हैं बचाव कर सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। क्या है प्राकृतिक आपदा कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या बाढ़, सुखाड़ और भूकंप, इससे क्या है हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ठीक ना। अगला एक है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा क्या होता है, वैसी आपदा जो क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा, मतलब क्या होता है मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, उत्पत्ति किया जाता है, वो क्या होता है मानव जनित आपदा होता है। इस आपदा को हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से खत्म भी कर सकते हैं, चाहे तो क्या है इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। इसका बम विस्फोट हो सकती है, आतंकवाद हो सकती है, क्या मानव जनित आपदा है, ठीक ना। इसको लोग खत्म भी कर सकते हैं जड़ से, लेकिन प्राकृतिक आपदा जड़ से खत्म नहीं कर सकते, ठीक ना। अगला है केवल सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि क्या है ये जो हमारा है भूकंप के बारे में देखें, तो भूकंप और सुनामी के बीच में क्या अंतर है, तो भूकंप और सुनामी के बीच में जो अंतर है हम लोग इसको देखने का काम करेंगे कि भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है।